Just 1 minute. Physical chemistry, inorganic chemistry, and organic chemistry. This three chemistry is divided in these three sections in 11th and 12th JEE or NEET syllabus here. So physical chemistry, it is mainly based on calculation part, जहां पर न्यूमेरिकल्स होंगे, कैलकुलेशन बेस्ड होगा ये वाला पार्ट। इसमें क्या किस टाइप के कैलकुलेशंस करने होंगे, यदि हम 10 के कुछ टॉपिक से रिलेट करें इसे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तुमने कुछ एटम का स्ट्रक्चर देखा होगा, क्वांटम नंबर शायद पढ़े होंगे, और हो सकता है तुमने बोर्ड्स थ्योरी कुछ पढ़ा हो, तो वो सब कुछ हमें इसमें देखना है। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कैलकुलेशन, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, मॉलिक्यूल, ये सब कुछ हमें इसमें देखना है। ये जो 10 से थोड़ा बहुत हम रिलेट कर सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी नीड टू स्टडी एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कितना एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है। इफ वी हैव गैसेस सिस्टम, उसे हम कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, कैसे प्रेशर वॉल्यूम रिलेट करना है। So mainly deals with the calculation part of the chemistry. Then हम आते हैं फिर organic chemistry पर. It is the chemistry of carbon containing compound. It is the chemistry of carbon containing compound. Then inorganic chemistry, it is mainly based on changes, chemical reactions. तो यार इसमें calculation वाला part नहीं आएगा. Inorganic chemistry is non-carbon containing compound. It is based on non-carbon containing compound. It is based on carbon containing compound. Calculation वाला part हमने यहाँ पे देखा. Now the question is, if we are going to see some chemical reaction, if nitrogen and hydrogen are reacting to form ammonia, what is the requirement of temperature? किस catalyst के presence में होगा, कैसा reaction होगा, ये सब कुछ हमें इन दोनों part में देखना है. Especially जब carbon के reactions आते हैं, हमने एक separate section ही बना दिया है. हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं, they contains carbon. So carbon is basically, we have a vast part of carbon in our applications part in chemistry. तो उसे इतना ज्यादा हमें application था कि उसको एक separate section बना लिया गया है, organic chemistry. Then carbon को छोड़कर जितने भी compounds उनका chemistry study करना है, तो उसे हमने बोल दिया inorganic chemistry. Inorganic chemistry में mainly like हम क्या कर रहे होंगे, हमें structure study करना होगा. Let's say we have xenon tetrafluoride. What is the structure of xenon tetrafluoride? कितना इसमें कितने bonds होते हैं, bond strength क्या थी, bond angle क्या होता है, mainly इन सब parts से हमें deal करना होगा. तो inorganic chemistry में कार्बन को छोड़कर जितना भी है सारे compound की study करेंगे. Weightage तीनों का in both the exam, NEET and JEE exam, is almost 33%, 33% and 33%. तीनों का ही weightage almost equal है. ऑलमोस्ट इक्वल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता है. दे डू नॉट डिफाइन कि इसमें से इतने ही क्वेश्चंस आने, इसमें से इतने क्वेश्चन आने, बट यस ऑन एन एवरेज इतना होगा. ये मे बी पॉसिबल किसी एग्जाम में इसका 33 की जगह 38% होता है, इसका 30 की जगह 28% होता है. तो थोड़ा 2 to 5% अप डाउन चल सकता है, इतना होता है देयर इन बोथ जेईई एंड नीट एग्जाम. तो तीनों का इक्वल वेटेज है. तीनों का जो पढ़ने का तरीका है थोड़ा सा अलग होता है. Mainly mathematical based, calculation based, mainly reaction based, learning based chemistry है.
और ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री, नो कैलकुलेशन, बट यू डोंट नीड टू मग अप लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें समझना भी पड़ेगा, इसमें बहुत सारी चीजें मग अप करनी पड़ेगी। तो केमिस्ट्री यदि मैं बताऊंगा फिजिक्स और मैथ से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसमें फिजिक्स का भी पार्ट आ गया, मैथमेटिक्स का भी पार्ट आ गया और कोर केमिस्ट्री का भी पार्ट आ गया, तो थोड़ा सा अलग अलग एंगल पे हमें जाना पड़ता है। और जनरली यही रीजन है केमिस्ट्री कभी भी एक टीचर नहीं पढ़ाता है, यदि एक टीचर पढ़ाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा होता है, हमें कैलकुलेशन वाला पार्ट भी मेमोराइज करने वाला पार्ट भी, इसलिए हमेशा दो टीचर लेते हैं इसे। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा अभी, मे बी आफ्टर फ्यू वीक्स यू विल हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर आल्सो, ऐसा कुछ होता है। इनऑर्गेनिक का कुछ पार्ट जो इससे रिलेटेड है वो मैं लूंगा, जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है वो ऑर्गेनिक वाले से। क्लियर? इज दैट ओके? यस सर। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम्हें जेई और नीट के एग्जाम्स के बारे में किसी ने इंट्रोडक्शन दिया है कल से? कल लेक्चर जो हुआ था किसी भी टीचर ने दिया है, या मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, या तुम्हें पता है? Sir, can you give some information in brief? ठीक है, मतलब कल से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ ना, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें एग्जाम के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ, कैसा एग्जाम होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या मार्किंग स्कीम होती है। फर्स्ट डे है तो डेफिनेटली थोड़ा सा हमें एक रफ आइडिया हो कि हम जिसकी प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं वो क्या एग्जाम है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ जेई से। द सिलेबस ऑफ जेई इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 11 प्लस 12। अब क्वेश्चन आता है कितना 11 का है, कितना 12 का है। अगेन इट इज नॉट डिफाइंड, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज ऑफ 11th एंड 12th विल बी देयर। कभी कभी ऐसा होता है कि 11 का वेटेज 50% होता है, इसका 50, कभी ऐसा भी हो सकता है 11 का 60 हो जाए, इसका 40, इसका 60 हो जाए, इसका 40, मतलब दैट इज नॉट डिफाइंड एट ऑल। तो हमें दोनों पे इक्वली फोकस करना होता है 11th एंड 12th। या 11 12 का इक्वल वेटेज है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। फिजिक्स 33%, 33%, 33%, ये डिफाइंड है, इक्वली डिवाइडेड होता है। यदि हम बात करें जेई की, जेई इज कंडक्टेड इन टू फेज। पहला एग्जाम होता है इसका मेन, और सेकंड एग्जाम होता है एडवांस। मेंस जो एग्जाम है इट इज मेनली फॉर, इट इज अ स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर द एडवांस। वंस यू क्वालिफाइड द मेंस, of 2.5 lakh स्टूडेंट जो इसमें रहते हैं, आउट ऑफ 10-12 lakh स्टूडेंट, दे आर एलिजिबल टू गिव एडवांस एग्जाम। वो एलिजिबल होते हैं एडवांस देने के लिए। या तो इसमें जो क्वालिफाई होता है वो एडवांस देता है, और फिर एडवांस में भी तुम क्वालिफाई होंगे देन यू विल गेट काउंसलिंग कॉल फॉर एडमिशन इनटू आईआईटीज। क्लियर? टोटल 23 आईआईटीज हैं इंडिया में, उसमें एडमिशन के लिए तुम एलिजिबल होते हो जिसको क्वालिफाई करते हो। पहला ये स्क्रीनिंग क्वालिफाई किया, फिर ये क्वालिफाई किया, तब जाके आईआईटी में एडमिशन मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें मेंस से एडवांस क्वालिफाई नहीं हो पाए, या एडवांस से मेंस क्वालिफाई हुआ, एडवांस क्वालिफाई नहीं हुए तो क्या होगा? तो मेंस के थ्रू जितने भी दूसरे कॉलेजेस हैं इंडिया में, लाइक एनआईटीज, हर स्टेट में एनआईटीज होते हैं, देन स्टेट लेवल कॉलेज, देन जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स। क्लियर? तो बहुत सारे कॉलेजेस है, मतलब मैक्सिमम कॉलेजेस एडमिशन, दे विल टेक एडमिशन थ्रू जेई मेंस एग्जाम। देन देयर इज वन मोर एग्जाम, सीईटी। तो सीईटी के बारे में हम अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीईटी के जो अच्छे कॉलेजेस हैं, यू कैन हैव कॉलेजेस ऑफ सीईटी, यू कैन टेक एडमिशन ऑफ कॉलेज ऑफ सीईटी थ्रू जेई मेंस। तो मैं इसके बारे में, सीईटी के बारे में अभी जा ही नहीं रहा हूं डेप्थ में। तो मेंस में क्वालिफाई किया, ये हमें कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। मेंस से एडवांस भी गए, एडवांस भी क्वालिफाई किया, तो आईआईटीज के लिए एलिजिबल होंगे। डेफिनेटली द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडिया विल बी दिस आईआईटीज। तो हम हमेशा एम इसका ही रखते हैं, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा अप डाउन हुआ, चलो हम, वैसे तो यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, नहीं हुआ बाई चांस, तो हम एनआईटीज पे आके सेटल होता है। ये बेस्ट कॉलेजेस, ये सेकंड लेवल के कॉलेजेस हैं, यहाँ तक तुम्हें कुछ मिलता है तो डेफिनेटली यू आर इन गुड प्लेस। तुम इसके नीचे जाते हो तो फिर थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में आगे भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलूं कि आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ तो दिस विल बी द एंड ऑफ लाइफ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है लाइफ में, बट यस, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिससे तुम बहुत सिंपल वे में तुम बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकते हो। अब क्वेश्चन है सिंपल वे, जेई तो टफ है, जेई का एग्जाम टफ है, बट द पैटर्न, यू हैव अ डेफिनेट पैटर्न। चलो तुम्हें 2 साल पढ़ना है एंड यू नीड टू राइट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर दैट 6 आवर्स। तो यार एडवांस का जो पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर होंगे, 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स सेम डे। मेंस का जो पेपर होता है
वो होता है सिर्फ एक ही पेपर 3 आवर्स का। तो तुम्हें सिर्फ ये 3 घंटे और 6 घंटे में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ एक रिटर्न टेस्ट है और देन यू विल बी इन वेरी गुड प्लेस इन इंडिया। या तुम एक बार आईआईटी में तुम्हारा एडमिशन हो जाता है तो तुम एटलीस्ट सिक्योर हो, चलो हाँ अब लाइफ में अब हमें इसका टेंशन नहीं कि हमें कुछ अर्न करना है, अर्न तो तुम कर ही लोगे अच्छा अर्न। अब तुम्हें फिर ये रहेगा कि हाँ मेरी चॉइस क्या है, मुझे ये जॉब सिलेक्ट करना है, ये जॉब सिलेक्ट करना है, ये जॉब सिलेक्ट करना है, मुझे अपना करियर किस फील्ड में बनाना है। क्लियर? तो हमारे पास एक बार हम यहाँ चल जाते हैं, सिर्फ एक रिटर्न टेस्ट। यदि तुम ये रिटर्न बाई चांस हम साइंस में और हम जेई नहीं निकाल पाते, हम फ्यूचर की बात करें, तुम मान लो बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, फिर जॉब के लिए जाते हो, उसके बाद तुम्हें जॉब के लिए स्ट्रगल करना होगा। पहले तो एग्जाम अच्छे से परसेंटेज लाने के बाद तुम्हें इंटरव्यू देना है, उनका कंपनी का रिटर्न टेस्ट देना है। मतलब इतनी सारी स्क्रीनिंग होती है और उतनी सारी स्क्रीनिंग के बाद भी जिस सैलरी जोन में तुम जाओगे वो इसके कंपैरिजन में मतलब 1/3 भी नहीं होता है स्टार्टिंग, और बाद में भी। तो हमें सिर्फ 2 साल पढ़ना है 11 12, क्लियर, साइंस अच्छे से पढ़ना और ये एग्जाम निकालना। और हम ऐसी जगह होंगे कि हमें फिर किसी को हमसे कोई इंटरव्यू नहीं लेगा, हमसे सिर्फ ये पूछेगा, हमें चूज करना होगा कि हाँ हमें कहाँ किस कंपनी में कैसा जॉब करना। तो इसका जो बोला जाता है क्यों आईआईटी में एडमिशन लेना, तो उसमें लाइफ 2 साल के स्ट्रगल के बाद, 2 साल की मेहनत के बाद तुम्हें लाइफ में जो आगे का स्ट्रगल है बहुत कम हो जाता है। Definitely, if you want to do something good in your life, you need to struggle somewhere. You need to fight somewhere. तुम यदि अभी फाइट कर लोगे 1-2 साल, तो शायद तुम्हें लाइफ में आगे 10 साल तुम्हारे सेव हो जाए। तुम उतना गेन कर लोगे कि जो किसी भी जॉब के बाद किसी को 5 से 10 साल के बाद मिलता, तुम उस पर डे 1 पे रहो। क्लियर? तो ये कुछ पेपर के बारे में, 2 पेपर, 1 पेपर, बोथ द पेपर विल हैव फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद इक्वल वेटेज। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफाइन नहीं होते हैं, ना ही मार्क्स डिफाइन होते हैं जेई में। वो हमेशा तुम जब फाइनली एग्जाम दोगे तभी तुम्हें पता लगता है कि कितने मार्क्स हैं, क्या है। यहाँ पर मार्क्स जनरली डिफाइन हो जाते हैं, जैसे अभी 2 साल से जो पेपर हो रहा है ये हो रहा है 300 मार्क्स, 75 क्वेश्चन विथ 4 मार्क्स प्लस 4 माइनस 1 मार्किंग स्कीम होती है। इसमें मार्किंग स्कीम तब डिफाइन नहीं होती है, कुछ क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होगी, कुछ क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें क्वेश्चंस डिफाइन होते हैं, यू ऑलवेज हैव सिंगल ऑप्शन करेक्ट, हियर यू विल हैव 4-5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सिंगल ऑप्शन करेक्ट भी क्वेश्चन आएंगे इसमें, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट भी क्वेश्चन आएंगे, इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल्स, पैसेज, कंप्रेंशन टाइप, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। क्लियर? और ये सरप्राइज ये होता है जब तुम एग्जाम देने बैठोगे, पेपर सामने होगा तभी पता लगता है। वो सिर्फ इतना बताते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, अदरवाइज एग्जाम के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता है, सिर्फ टाइमिंग पता होता है। क्लियर? और यही चीजें जो आईआईटी के एग्जाम को थोड़ा सा यूनिक बनाती है, अच्छा बनाती है, कि हमें वहीं पे हमारा एग्जामिनेशन टेम्परामेंट चेक होता है। क्लियर? ये जस्ट जेई के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हुआ। चेतन ने कहा मैसेज सर पेपर वुड बी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, बोथ द पेपर्स आर ऑब्जेक्टिव, बट यस ये जो जेई एडवांस का पेपर है ऑब्जेक्टिव होके भी सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बना देते हैं। तो मैं सब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनाए गए हैं। लेट्स से यू आर गेटिंग आंसर 35.43, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है दोनों, यू नीड टू टाइप 34.53। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें पूरा सॉल्व करना है, सॉल्व करके फाइनल आंसर टाइप करना है। कुछ परफेक्टली ऑब्जेक्टिव होंगे ये क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्टिव काइंड ऑफ, राइट? इज दैट ओके चैतन्य? Yes, sir. ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेटेड टू दिस एग्जाम? मतलब जैसे जैसे टाइम आएगा तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते जाएंगे, अभी जस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या एग्जाम होते हैं। एटलीस्ट हमने लेक्चर फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद हमसे कोई पूछेगा आईआईटी क्या होता है, हमें पता तो रहे कि क्या एग्जाम है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई कैन टेल यू अबाउट दिस एग्जाम और यू वांट टू आस्क मी? श्रुति, सयुजा, एटलीस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. मैं नाम लेता हूँ तो एटलीस्ट अनम्यूट करके यस सर, और फिर कुछ क्वेश्चन है आता है तो बता दिया, नहीं है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आगे मूव किया, बट इंटरेक्ट करना है हमें, राइट? चलो मैं नीट के बारे में भी थोड़ा सा तुम्हें ब्रीफ कर देता हूँ, देन विल आल्सो स्टार्ट विद द चैप्टर।
NEET bio, that is geology plus botany, 25 plus 25% weightage. Then chemistry, 25% weightage. Then physics, 25% weightage. इसके क्वेश्चंस होते हैं 45 प्लस 45, दो पार्ट है बायो में, जियोलॉजी एंड बॉटनी. केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन, देन फिजिक्स 45 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चन विद +4 -1 मार्किंग स्कीम. सो 720 मार्क्स का नीट का पेपर होता है. ये नीट का पेपर इस साल से 2020 से और ज्यादा क्रूशियल हो गया है, क्योंकि जितने भी दूसरे एंट्रेंस एग्जाम थे और एडमिशन, इफ यू वांट टू गो फॉर एमबीबीएस लाइक एम्स एंड अदर कॉलेजेस, वो सारे ही अपने एग्जाम्स खत्म करके नीट के थ्रू अब एडमिशन ले रहे हैं. एम्स में पहले एम्स का अपना एग्जाम होता था, अब वो एग्जाम में जो नीट का एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लिया जा रहा है एम्स में भी. तो इसलिए और ज्यादा क्रूशियल हो गया है, ज्यादा कंपटीशन हो गई है, तो हमें ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे. 720 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 360 मार्क्स बायोलॉजी, 180 मार्क्स केमिस्ट्री, 180 मार्क्स फिजिक्स. 50% वेटेज बायो का है और 50% फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर है. बट स्टिल ये जो वेटेज है ना 50% फिजिक्स केमिस्ट्री, यही डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं. जनरली नीट के बच्चों को एक फोबिया होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री हमसे नहीं आता, वो तो हमारे सब्जेक्ट ही नहीं. तो यदि तुमने डे 1 पे मेंटल ब्लॉक कर लिया, वो हमारे सब्जेक्ट नहीं है, तो तुम डे 1 पे ही नीट के मतलब तुम्हारा एमबीबीएस में सिलेक्शन डेफिनेटली पॉसिबल नहीं. तो पहली चीज, बायो तुम्हारा सब्जेक्ट है, अच्छी बात है, बट केमिस्ट्री फिजिक्स भी एग्जाम में आने वाला है और फ्यूचर में भी यूज होगा. तो जब एग्जाम में आने वाले, यू नीड टू एक्सेल इन दिस सब्जेक्ट. तो पता है, यदि एमबीबीएस में जस्ट एग्जांपल 100 सीट्स है, क्लियर, 100 सीट्स से 360 में से 300 मार्क्स रफली 500 बच्चे लेके आते हैं. 5 गुना बच्चे ऐसे होते हैं जो बायो में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट उनका एडमिशन रुकता है. बचे हुए 400 स्टूडेंट का जो एडमिशन नहीं होता है, 100 का ही एडमिशन होता है बिकॉज ऑफ दिस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ना नहीं, पढ़ना तो ही, उसमें तो अच्छा स्कोर लाना ही है, बट एट द सेम टाइम इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम. क्लियर? तो थोड़ा सा फोकस करना है उन पे. डे 1 पे कहीं भी ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें तो इतना मैथ्स इन्वॉल्व है तो हमें पसंद ही नहीं है, हमें नहीं करना है. तो सब कुछ एग्जाम में आना है. यदि तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है दोनों पार्ट, तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है. क्लियर? और क्वेश्चंस बता दिए, मार्किंग स्कीम बता दी, बाकी सिलेबस वगैरह 11 प्लस 12 सेम सिलेबस. PCM, सॉरी PCB with equal weightage. 11th and 12th का ऑलमोस्ट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट नॉट डिफाइंड. कोई कुछ बोल नहीं सकता कि इसका 11th का कम आएगा, 12th का ज्यादा आएगा. ऑलमोस्ट सिमिलर वेटेज. क्या क्लियर है इतना? Anything that you want to ask regarding NEET exam? Yes, no. 9th में था. ऋषिकेश बता सकते हो कुछ भी, एक दो पॉइंट्स? मैं करेक्ट कर दूंगा, गलत हुआ तो गलत होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इंटरेक्शन करना चाहिए. सर अभी इतना याद नहीं है. ठीक है, चलो. हाँ बोलो संयुजा. Atoms cannot be further divided. Yes, definitely the most basic point is atom cannot be further divided. Atom is the smallest part of an element of a matter.
atom is the smallest part of a matter which can exist in nature. Atom cannot be subdivided. Yeah? इसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता है. इवन एटम एक ग्रीक लेटर है जिसका मीनिंग होता है विच कैन नॉट बी कट. वर्ड एटम मीन्स विच कैन नॉट बी कट, वहां से लिया गया था. बट अगेन ये जो पॉइंट है, दिस इज नॉट वैलिड टिल नाउ. हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन व्हिच आर स्मॉलर देन एटम, राइट. तो एटम से भी छोटे होते हैं, उसमें डिवाइड किया जा सकता है. तो ये तब एक्सेप्ट किया गया था, बट उसको बाद में गलत प्रूव किया गया. इज इट ओके? अच्छा चलो, जो वैलिड नहीं है ना आज, मतलब तब तो सब कुछ एक्सेप्ट किया गया था, बट जो अभी वैलिड नहीं है मैं उसके सामने जस्ट क्रॉस कर देता हूँ, नॉट वैलिड लिख देता हूँ. नॉट वैलिड. और जो वैलिड है आज भी इसके सामने में ये लिख देता हूँ. तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट बोथ आर बेसिकली आइडेंटिकल, सिमिलर. तो दोनों वैलिड नहीं है. थर्ड इज वैलिड. एटम इज द स्मॉलेस्ट वन व्हिच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन. एटम किसी मेटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. एंड दिस इज वैलिड टिल नाउ. आज भी ये हम एज्यूम करते हैं. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. See the next 2 points, पहले सुन लो फिर कॉपी कर लेना. Atoms from same elements are identical with respect to their charge, size and mass. तो एक एलिमेंट है, let's say we are taking sodium atoms. All the sodium atoms will have the same charge, same size, same mass. Atoms from the different elements differs with respect to their charge, size and mass. दो different element के atom लिए, कभी भी उनका charge, size या mass same नहीं हो सकता है. And both points are not valid till now. इन्हें गलत प्रूफ किया गया.
पहला इसलिए गलत प्रूफ किया गया, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हाइड्रोजन 1 ड्यूटेरियम दैट इज हाइड्रोजन का आइसोटोप 1 2, both are atoms of hydrogen, एक का मास 1 है, दूसरे का मास 2 है, so they are not identical with respect to their mass. Yeah, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, क्लोरीन के ही एक एटम का मास 35 है, दूसरे का 37 है, कार्बन 12, कार्बन 14, तो आइसोटोप्स मतलब सेम एटम, सेम एलिमेंट्स के एटम, दे हैव डिफरेंट मास नंबर। या तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप के कारण ये पॉइंट वैलिड नहीं है। दो डिफरेंट एलिमेंट का क्या मास सेम नहीं हो सकता? देखते हैं इसका एग्जांपल। ऑर्गन का एक आइसोटोप होता है जिसका मास होता है 40, कैल्शियम हैज 40 यूनिट मास, so both are identical with respect to their mass. Argon and calcium both belongs to different atoms, they are different elements, तो different element के atoms का same mass आ रहा है, इसलिए last वाला point valid नहीं है। They differs with respect to their charge, size and mass, but they are same with respect to their mass here in this example. इन्हें कहा जाता है आइसोबार। दो एटम्स जिनका मास सेम होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के, वी कॉल देम आइसोबार। ये सारे टर्म्स में लिखाने वाला हूं ना मैं अभी आगे। और सेम एलिमेंट के एटम है विद डिफरेंट मास, इन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स। यू डोंट नीड टू राइट दिस थिंग, आइसोटोप्स एंड आइसोबार हम देखेंगे उन्हें डिटेल में। क्या इतना क्लियर है जितना बोर्ड पे लिखा है? Yes. श्रुति, बोथ श्रुति, Yes, सिद्धार्थ, Sir, can you explain last point again? ठीक है करता हूं मैं, जस्ट कॉपी ऑल ऑफ देम, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं फिर से। कॉपी कर लिए सारे पॉइंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Shall I explain last one now? Yes, sir. Atoms from different elements differs with respect to their charge, size and mass. According to this last point, if we have two atoms, one from argon, one from calcium, they must differ with respect to their charge, size and mass. But both have same mass, that is 40 and 40. दोनों का मास सेम आ रहा है, ये दोनों का मास सेम आ रहा है, they are not differing with each other. Clear? तो सेम मास आ रहा है यहाँ पर. Is that okay? Yes, sir. चलो, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है. इवन वी हैव 1-2 मोर पॉइंट्स इन दिस थ्योरी, बट दे आर नॉट मच यूजफुल, तो उसमें हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं. ये जितने पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे थे ये ज्यादा यूजफुल. एटम, मॉलिक्यूल, मोल. अब मुझे ये बताना है इंट्रोडक्शन में
कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल एंड मोल। होते क्या हैं, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल क्या होता है। एटम, एटम को हमने अभी डिफाइन किया, इसको मैं एक और शॉर्ट डेफिनेशन लिखता हूं। इट इज द smallest part of an element which can participate in a reaction। ये डेफिनेशन हमने अभी भी लिखी थी, smallest part of an element which can participate in a reaction, at the same time it may or may not exist independently। हो सकता है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, हो सकता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करे। इसका मीनिंग ये हुआ, इफ यू टेक ऑर्गन एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एक सिंगल एटम एग्जिस्ट कर रहा है। नाइट्रोजन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये हमेशा N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? सो एटम्स they may or may not exist independently, they are the smallest part which can participate in a reaction। यदि मैं मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बताऊंगा इसी वे में, तो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन होगा, they are the group of atoms, ये दो या उससे ज्यादा एटम्स का ग्रुप होगा। they are the group of atoms of maybe same type or different type which can exist independently in nature। जो नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे हमने लिया नाइट्रोजन, दिस आर द ग्रुप ऑफ टू एटम्स ऑफ सेम टाइप। इफ यू आर टेकिंग C6H12O6 ग्लूकोज, दिस आर द ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस टाइप, डिफरेंट टाइप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। में एटम्स ऑफ मे बी सेम टाइप और डिफरेंट टाइप, मे बी सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। ये सेम टाइप के हो गए, डिफरेंट टाइप के हो गए, एंड दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स हो सकता है एग्जिस्ट करे, हो सकता है ना करे, बट मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? O3, O2, CO2, so these are the some examples। क्या हमें इतना समझ में आ रहा है तनीषा? Yes, sir. अनीता का क्वेश्चन था, सर कैन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन? If protons and neutrons are participating in a reaction, then we don't call them chemical reaction, then we call them nuclear reaction। हम उसे बजाय chemical reaction की जगह nuclear reaction बोलते हैं। Is that okay, Anita? Yes, sir. Am I pronouncing your name right? Anita ये ना नाम? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, एटम देखा, मॉलिक्यूल देखा। डेफिनेटली मॉलिक्यूलर आर जनरली लार्जर देन एटम, क्योंकि दो या उससे ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो एटम से तो थोड़ा बड़ा होगा ही मॉलिक्यूल। बट क्वेश्चन इज, क्या एटम और मॉलिक्यूल ये इनका जो साइज है, ऑर्डर है, कितना है? पता है, एक एटम नाइट्रोजन का जो वेट होता है वो होता है 14 × 1.67 × 10⁻⁻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 
24 grams. मतलब 10 to the power minus 24 grams, 0.0000 up to 24 0, 10 grams. So the mass of one atom, molecule का double, still the order remains same. The mass of one atom and one molecule, they are very, very small. Practically, it is not possible to separate one atom or one molecule from a given sample. यानी एक एटम एक मॉलिक्यूल है, कुछ एटम्स कुछ मॉलिक्यूल को सैंपल से सेपरेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. थियोरेटिकली क्वेश्चन कैसा भी बना दो, एक एटम है तो उसका इतना अमाउंट है तो ये इतना वेट है, बट प्रैक्टिकली वी कैन नॉट सेपरेट वन एटम और फ्यू एटम्स एंड फ्यू मॉलिक्यूल्स. दे आर वेरी वेरी स्मॉल एंटिटीज. क्लियर? मैं लिखाता हूं. कॉपी कर लिया था सभी ने इतना? Yes, sir. Yes, sir. अगेन ऐसा नहीं करना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब एक ही लेक्चर नोट्स में चल रहे हैं ना. इफ यू एक्चुअली यू आर सीरियस अबाउट योर करियर, योर जेईई एंड नीट प्रिपरेशन, तो सेपरेट नोटबुक बना लेना. हो सकता है तुमने शायद आजकल में नहीं बनाई हो, बट जो भी यदि एक ही नोटबुक में लिखे हो तो अलग अलग कर लेना सब कुछ. टाइमिंग यही रहेंगे नेक्स्ट वीक के भी. सैटरडे इवनिंग 4 to 8 एंड संडे मॉर्निंग सेम टाइमिंग 8 to 9:30 then 10 to 11:30. कोई कुछ पूछ रहा है? Sir, we have 3 parts in chemistry, so 3 different notebooks for also chemistry. See, at a time you will have only one chemistry lecture. जैसे अभी हमने आज physical start किया है, so for the first few weeks you will have only physical chemistry lecture. Clear? Yes. If you are getting all the subject after maybe few months, organic भी आ गया है, inorganic भी आ गया है, तो separate करना है. वैसे मैं तुम्हें एक रफ आइडिया दे देता हूँ. सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में यू नीड टू फिल एटलीस्ट 5-6 नोटबुक पूरे 2 साल. तो ऐसा तो है ही नहीं कि हमारे पास तो एक नोटबुक खाली रह जाएगा. मतलब एक ही पार्ट में टोटल तीनों केमिस्ट्री मिला के तुम्हें कम से कम 10 नोटबुक फिल करने होंगे. तब इतना तुम्हें लिखाया जाएगा. और पता है नोटबुक से बेटर कोई भी बुक नहीं होती है. ये नोटबुक्स वो होते हैं जिसमें हमने लेक्चर अटेंड किया है, वी आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग एंड देन वी आर राइटिंग. तुम मुझसे पूछोगे सर एग्जाम के पहले किस बुक से रिवाइज करूंगा? करना चाहिए, मेरा आंसर ये होगा लेक्चर नोट से, क्योंकि तुमने लिखे हो, तुमने समझे. अदरवाइज मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बट हम उनको यदि पढ़ने बैठेंगे, समझने बैठेंगे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा. तो लेक्चर नोट्स हमारे लिए बाइबल है और तुम्हें इसे बहुत अच्छे से मेंटेन करना है फॉर द नेक्स्ट 2.5 years. क्लियर? Yes, sir. Note atom and molecule both are very very small entity. Practically they can't be separated out from a sample. Practically we cannot separate them from a sample. Theoretically क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, अदरवाइज उन्हें सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है. तो अब क्वेश्चन आता है फिर मोल क्या है. एटम देखा, मॉलिक्यूल देखा, नाउ व्हाट इज मोल? क्या होता है? एनी आइडिया मोल क्या होता है? Sir, it is a unit to measure atoms or molecules. ओनली एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और कुछ मेजर नहीं किया जा सकता. Sir, in large quantities. It is a unit to quantify anything which is present in large quantity. Clear? जैसे 1 dozen नहीं होता है, 1 dozen is 12 mangoes, 1 dozen mangoes 12 mangoes. Clear? So 1 dozen में जैसे 12 होता है, ऐसा ही 1 mole होता है, इसमें भी कुछ particles होते हैं. We can define 1 mole of anything: atom, molecule, proton, neutron, electron, 1 mole of marker, 1 mole of student. जो भी large quantity में होंगे उसे हम define कर सकते हैं. Clear?
Mole is a unit to quantify, to represent, quantify anything in numbers in general which are present in large numbers. So 1 mole equal to 1.6.02 into 10 to the power 23 particles. क्लियर? ये नंबर कहां से आया है वो भी डेरिवेशन हम देखेंगे. एज ऑफ नाउ यू नीड टू लर्न 1 मोल इक्वल टू दिस, वो जो पहले से पता भी होगा काफी बच्चों को. इसे एवोगैड्रोस नंबर भी कहा जाता है. इन्हें से रिप्रेजेंट किया जाता है एवोगैड्रोस नंबर. हमने बोला 1 मोल atoms, that means 6.02 10 to the power 23 atoms. If we say 1 mole molecule, this many molecules. If we say 1 mole electron, 6.02 10 to the power 23 electrons. मतलब हम जिसका भी बोल रहे हैं 1 mole of this thing means this many numbers of atoms, molecule, electron, proton, whatever the thing is. क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So if we want to write note 1 mole 10 to the power 23, very large quantity. Clear? तो एक एटम और एक मोल एटम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है. It is very large quantity. Practically we can separate this many atoms or this many molecules. तो मोल को क्यों डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट आई? एटम और मॉलिक्यूल इतने छोटे एंटिटी थे कि उन्हें प्रैक्टिकली सेपरेट करना पॉसिबल नहीं था. तो प्रैक्टिकली किसे सेपरेट करना पॉसिबल था उसको डिफाइन कर दिया हमने. इज दैट ओके? सो इफ वी राइट नोट आफ्टर डेफिनेशन ऑफ मोल, मोल इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, not very large with respect, मतलब in we can say in the absolute term. Absolute मतलब actually ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, but yes, एटम और मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बड़ा है. If you say 1 mole of hydrogen, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का 1 mole हाइड्रोजन एटम मतलब 1 ग्राम, तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल 1 ग्राम को हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. मोल इज वेरी लार्ज क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू one atom or one molecule. Practically
we can separate 1 mole of atom or molecule from a sample. क्या इतना समझ में आता है हमें? Is that okay? Archita, Yes. Arpita, Ankur, I want to hear from all of you. अर्चिता और अर्पिता की आवाज नहीं आई मुझे अब तक. Yes, sir. मेरी वॉइस फ्लो थी क्या अब तक? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही थी, नहीं आ रही थी अभी तक, इसके पहले तक? आ रही थी सर. ठीक है, क्योंकि शायद मैंने ऐसा फील किया कि वॉल्यूम कम था, मैंने अभी थोड़ा इंक्रीज किया. हो गया कॉपी? Shall I rub this part? Sir. चलो, गिविंग यू 1 more minute, मैं पूरा ही रब करूंगा फिर. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हम अभी काफी इनिशियल स्टेज में हैं. कहीं भी तुम्हें लगता है कि किसी भी टीचर से कुछ बात करनी है रिगार्डिंग योर करियर ऑप्शंस और रिगार्डिंग एनीथिंग सब्जेक्ट को लेकर, तुम बेस्ट ऑप्शन है यू शुड विजिट सेंटर वंस. सारे टीचर्स वहां पे मिलेंगे. जस्ट एक कॉल कर लो, सर आज आप है ना सेंटर पे, और नहीं तो फोन पे भी बात कर सकते हो. इवन पेरेंट्स को भी बात करनी है, पेरेंट्स को भी तुम नंबर दे सकते हो. सारे नंबर तुम्हारे पास हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी. Is it done? Okay. अब हम कुछ एटॉमिक नंबर्स देखते हैं that we need to learn. एटॉमिक नंबर up to 30 and मास नंबर up to 20. वैसे तो हमें पूरे पीरियोडिक टेबल का ही एटॉमिक नंबर देखना है, बट नॉट हियर नाउ. क्लियर? हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबका लर्न करेंगे और इजीली हो भी जाता है. अभी हम 30 तक याद करेंगे. सो हाइड्रोजन जनरली एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, मास नंबर यहाँ पे लिखा जाता है ऊपर. एटॉमिक नंबर, मास नंबर. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम. 20 तक मास नंबर, एटॉमिक नंबर दोनों, और 20 के बाद में सिर्फ एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं.
क्योंकि मास नंबर फिर वो याद नहीं करना है, वो दिया होगा क्वेश्चन में भी यूज आएगा। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैं पूरा लिख देता हूँ फिर नाम भी बताता हूँ। मैग्नीस सर। कॉपर, जिंक, स्कैंडियम 21 सुन लेना एक बार, फिर कॉपी करना। टाइटेनियम 22, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो एटॉमिक नंबर 30 तक इस चैप्टर में हमें याद करना है, इन मास नंबर अप टू 20। हो गया इतना कॉपी? No, sir. Please wait. Yes, sir. चलो चलते हैं अब आगे। होप कॉपी कर लिया होगा सभी ने, राइट? यस सर। एक क्लास हेडिंग और करते हैं आज हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव, और इस पे न्यूट्रल, जीरो चार्ज। चार्ज, रिलेटिव चार्ज,
mass relative mass. सबसे पहले आता है प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन, देन इलेक्ट्रॉन. Charge of proton is plus 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. In SI unit, minus 19 coulomb. Neutron, neutral, zero charge. Proton and electron have the same charge. The only difference is sign, positive, negative sign. क्या इतना हमें पहले का आइडिया है, बेसिक आइडिया? Is that okay? Yes, sir. रिलेटिव चार्ज, मैं पहले मास पे आता हूँ, फिर रिलेटिव उस पे आऊंगा चार्ज पर. Mass of proton is 1.673 into 10 to the power minus 24 gram. SI यूनिट में जाओगे 1.673 10 to the power minus 27 kg. Mass of proton and mass of neutron is almost equal, तो छोटा सा डिफरेंस आता है, 1.675 हो जाता है. minus 24 grams, 1.675 10 to the power minus 27 kg. तो ऑलमोस्ट इक्वल है, हम इग्नोर कर सकते हैं 673 675. क्या दिख रहा है? ज्यादा मतलब छोटे तो नहीं हो गए? कौन? Is it visible or not? Visible, sir. Visible, sir. So mass in grams, mass in kg, only the difference is 10 to the power minus 3 और 8 हो जाएगा. minus 24, minus 27, minus 28, minus 31. अब क्वेश्चन आता है रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास क्या होता है? When you divide charge by charge of proton, mass by mass of proton, हम प्रोटॉन से डिवाइड करते हैं, then we call it relative charge and relative mass. So charge of proton upon charge of proton plus 1. Charge of neutron upon charge of proton, 0 by something is 0. Charge of electron upon charge of proton minus 1. तुम बोलते हो ना इलेक्ट्रॉन के जो -1 चार्ज है, that is not exact charge, it is relative charge, relative to proton. Same mass of proton upon mass of proton. Neutron by proton almost 1, सही नहीं है दोनों. इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन के मास से डिवाइड करोगे, you will get 1/1837 approximately. इसका मतलब है 1837 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर एक प्रोटॉन का मास है. इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, that can be ignored with respect to proton and neutron. Yeah. So relative charge या मास जो भी हम ले रहे हैं of the substance divided by charge और मास of proton किया है. Relative means we are dividing by some reference. Reference is proton. Is that okay? Yes, sir. We have one more term called specific charge. Specific charge होता है charge by mass ratio of the substance. Specific charge of proton upon mass of proton. ऐसे कुछ होता है. यार कभी वर्ड यूज आया तो मैं लिखा देता हूँ सभी. वैल्यू यू डोंट नीड टू लर्न, वो कैलकुलेट कर सकते हो, यूज आएगा, मुझे भी नहीं पता है.
बट स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है ये पता होना चाहिए, डेफिनेशन क्या है। हैव यू डन विद दिस वेदांत? Yes, sir. वेदांत, विशाखा, हो गया है कॉपी? Yes, sir. Charge upon mass is known as specific charge. Yeah? चलो एक एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं। अरेंज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन in increasing order of specific charge। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो स्पेसिफिक चार्ज पे। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू, एक रफ आइडिया से भी तुम्हें पता लग जाएगा क्या होना चाहिए। चलो देखते हैं आंसर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज है -1.6। डेफिनेटली हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसे मुझे मेंशन कर देना था। स्पेसिफिक चार्ज मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं देख रहे ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इतना, मास केजी में ले लो, जिसमें भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, सबको सेम ले लो। -31, 1.6 10⁻⁻19 चार्ज, और इसका मास था 1.67 10⁻⁻28 kg, 0 बाय समथिंग। तो सबसे कम तो हमें दिख रहा है कि 0 है, Neutron. क्लियर, चार्ज है। तो न्यूट्रॉन का सबसे कम। अब Proton. चार्ज सेम है, मास इसका कम है, यदि इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसका चार्ज बाय मास ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा। बचा क्या बीच में? प्रोटॉन। Proton. इज दैट ओके? Yes, sir. मैग्नीट्यूड यदि साइन के साथ लेंगे तो डेफिनेटली फिर ये नेगेटिव आता है, फिर अलग आंसर होगा। बट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये ऑर्डर होगा। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क, एनी डाउट टिल हियर? मैं सेशन एंड करने वाला हूं। तुम्हें लगता है कि कुछ पूछना है रिलेटेड टू योर टाइमिंग, टाइम टेबल, व्हाटएवर यू वांट? ठीक है, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। क्लियर? यदि मैं लेक्चर में नहीं होऊंगा तो पिक कर लूंगा, लेक्चर में होगा तो शायद पिक नहीं कर पाऊंगा, वापस से मैसेज करके फिर कॉल कर देना।
Okay, so we are ending today's first session जिसमें हमने कुछ basic introduction देखा, कुछ ऐसी चीजें देखी जो शायद Sir, 9th neutron. पढ़ी होंगी. Yes, bro. Sir, can you explain that neutron? Zero and after that nothing is written. Charge by mass. मैंने mass इसलिए नहीं लिखा है. Charge for the neutron is 0. 0 by something is 0. इसलिए नीचे कुछ भी लिख दो फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे मास इसका होता है 1.67 10 to the power minus 28 kg. नहीं minus 27 kg. मैंने 28 भी गलत लिखा है. This should be minus 27 kg. Is that okay? Yes, sir. 0 आ जाता है. इसलिए मैंने नहीं लिखा था. So 0 by something is 0. Anything else? Shall we conclude the session now? चलो ठीक है. मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे संडे अगेन. टाइमिंग विल रिमेन सेम और टाइम टेबल पोस्ट कर दिया जाएगा ग्रुप पर. मीनवाइल तुम्हें कुछ क्वेरी होती है, कुछ होता है, तुम सेंटर पे आके मिल सकते हो, किसी भी टीचर से बात कर सकते हो. ओके.